मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का क्या हुआ। आइए आज समझते हैं मौर्योत्तर काल की कहानी को। एक ऐसी कहानी जिसमें बिखराव भी है और कुछ नया बनने की हलचल भी। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य जो आज के बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, सम्राट अशोक की मृत्यु के बस 50 साल के अंदर ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया, रेत की तरह बिखर गया। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि इस खालीपन को, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आखिर भरा किसने? मौर्यों के बाद कौन आया? चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य गिरा तो गिरा कैसे? कैसे एक अखंड भारत का सपना राजनीतिक बिखराव में बदल गया? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के इतनी तेजी से गिरने के पीछे कई वजहें थीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि सम्राट अशोक के बाद जो भी शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे, कमजोर थे। अब सोचिए, इतना विशाल सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, उसे संभालना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। और हुआ वही जिसका डर था। अशोक की मृत्यु के 50 साल भी नहीं बीते थे कि आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और बस वहीं एक महान युग का अंत हो गया। अच्छा, तो साम्राज्य तो बिखर गया, पर उसकी राख से कौन सी नई शक्तियां पैदा हुईं? कौन थे वो लोग जो इस विरासत पर अपना दावा करने आए? सबसे पहले बात करते हैं उन देशी ताकतों की जो भारत के अंदर से ही उठीं। तो देखिए, मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी सामने आए। सबसे पहले तो शुंग वंश। इसकी नींव उसी पुष्यमित्र शुंग ने रखी जिसने आखिरी मौर्य राजा को मारा था, और इसने ब्राह्मण धर्म को काफी बढ़ावा दिया। शुंगों के बाद आए कण्व। यूं तो उनका राज बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन हाँ, दक्षिण में यानी दक्कन में सातवाहन एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे और उन्होंने लगभग 400 साल तक राज किया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अंदरूनी बदलाव की नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत के उत्तर पश्चिम दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी। आक्रमणों की एक लहर आने वाली थी, और ये लहर आ रही थी मध्य एशिया से। अब ये जो हो रहा था ना, वो बड़ा मजेदार था। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल डोमिनो इफेक्ट था। सोचिए, चीन में ग्रेट वॉल बनने शुरू हुए। इसकी वजह से वहां की खानाबदोश जनजातियां जैसे कि सीथियन पश्चिम की तरफ भागने लगी। अब वो गईं तो उन्होंने ग्रीको बैक्टीरियन राज्यों पर दबाव बनाया, और बेचारे ग्रीको बैक्टीरियन, उन्हें मजबूरन हिंदू कुश के पहाड़ पार करके भारत आना पड़ा। देखा, एक चीज हुई चीन में और उसका असर हुआ सीधा भारत पर। और इसी उथल पुथल के नतीजे में भारत में बाहर से आए 4 बड़े शासक समूह देखने को मिलते हैं। पहले थे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक्स, फिर आए शक यानी सिथियन, उनके बाद आए पहलव जिन्हें हम पार्थियन भी कहते हैं, और आखिर में आए कुषाण जो यूची कबीले से थे। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, भारत की अपनी और बाहर से आई हुई, एक दूसरे से मिलीं, टकराईं, तो क्या हुआ? क्या सिर्फ लड़ाई हुई? नहीं, असल में इस टकराव से एक कमाल का संगम बना। एक ऐसा संगम जिसने कला, सिक्कों और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उदाहरण के लिए सिक्कों को ही देख लीजिए। मौर्यों के जमाने के सिक्के कैसे होते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन्स। बस धातु के टुकड़े पर ठप्पा लगा दिया, कोई शक्ल नहीं, कोई नाम नहीं। लेकिन फिर आए इंडो ग्रीक्स, और उन्होंने तो जैसे सिक्कों की दुनिया में क्रांति ही ला दी। वो सोने के सिक्के लाए जो प्रॉपर सांचे में ढले होते थे, और सबसे बड़ी बात, उन पर राजा का हूबहू चेहरा और नाम लिखा होता था। सोचिए, ये भारत में पहली बार हो रहा था कि एक सिक्के को देखकर पता चल सके कि इसे किस राजा ने बनवाया है। और सिर्फ सिक्के ही क्यों, कला में तो एक पूरी की पूरी नई स्टाइल ही पैदा हो गई, जिसे हम कहते हैं गांधार कला। ये क्या थी? ये थी ग्रीक रोमन आर्ट टेक्निक्स और इंडियन बुद्धिस्ट थीम्स का एक खूबसूरत फ्यूजन। गांधार की मूर्तियों को देखिए जरा। इनमें बुद्ध और बोधिसत्वों को बनाया तो गया है, लेकिन अंदाज एकदम अलग है। एकदम यथार्थवादी, मस्कुलर बॉडीज, घुंघराले बाल, तीखे नैन नक्श। ऐसा लगता है जैसे किसी ग्रीक देवता अपोलो की मूर्ति देख रहे हो। ये प्रभाव बिल्कुल साफ नजर आता है। अब एक साल पर गौर करते हैं, 150 CE। इस साल ऐसा क्या खास हुआ? हुआ ये कि एक शक राजा, ध्यान दीजिए, एक विदेशी शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने जूनागढ़ में एक शिलालेख खुदवाया। और ये कोई आम शिलालेख नहीं था, इसे विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। कितनी हैरानी की बात है ना,
कि क्लासिकल संस्कृत का इतना महत्वपूर्ण शिलालेख एक विदेशी शासक की देन है? इस दौर में धर्म के क्षेत्र में भी बड़ी हलचल थी। एक तरफ बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म भी और मजबूत हो रहा था। जैन धर्म को भी राजाओं का संरक्षण मिल रहा था। और इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बाहर से आए कई शासक भारतीय धर्मों को अपना रहे थे। बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई, और यही वो घटना थी जिसने महायान बौद्ध धर्म के औपचारिक उदय पर मोहर लगा दी। और हाँ, ये नए शासक सिर्फ कला और सिक्के ही नहीं लाए, वे अपने साथ लड़ाई और राजकाज के नए तरीके भी लाए। शक और कुषाणों ने भारत को बेहतर घुड़सवार सेना से मिलवाया। लंबे कोट, जूते, ये सब उन्हीं की देन है। और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मिलिट्री गवर्नर्स का एक सिस्टम शुरू किया, जिसे क्षत्रप या सैट्रप सिस्टम कहा जाता था। तो इस पूरे दौर को समेटें तो सवाल उठता है कि इसकी विरासत क्या है? मौर्योत्तर काल ने हमें दिया क्या? असल में इसने वो मजबूत नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर भारत का अगला महान साम्राज्य गुप्त साम्राज्य खड़ा हुआ। चलिए एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं। सिक्कों में डाई स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स कौन लाया? इंडो ग्रीक्स। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इंडो ग्रीक्स और कुषाण। पहला बड़ा संस्कृत शिलालेख शक राजा रुद्रदामन। क्षत्रप सिस्टम शक और कुषाण। और महायान बौद्ध धर्म का औपचारिक उदय कुषाण राजा कनिष्क। देखा कितना कुछ हुआ इस दौर में। तो जिसे हम अक्सर बिखराव और अराजकता का युग समझ लेते हैं, वो असल में कुछ और ही था। वो तो 500 साल तक चलने वाली एक ऐसी भट्टी थी जिसमें अलग अलग संस्कृतियां पिघलकर एक हो रही थीं और कुछ नया बना रही थीं। तो अब ये सवाल हमारे सामने है, क्या इन 500 सालों को एक डार्क एज या अंधकार युग कहना सही है, या फिर यही वो दौर था, यही वो भट्टी थी जिसने उस क्लासिकल इंडिया की नींव रखी जिसे हम आगे चलकर गुप्त काल में देखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।